लोकसभा चुनाव के बाद अब देश के 4 राज्य विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी की ये पहली बड़ी परीक्षा है। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी इन राज्यों की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। और 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो गई। एक ही तारीख 15 अक्टूबर, हरियाणा और महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनावों के बाद यह पहला बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। लेकिन हरियाणा में खुद मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में भले ही ऐसा लगे कि असली चुनौती बीजेपी से है, लेकिन चुनौती इंडियन नेशनल लोकदल से भी कम नहीं है। हमारे साथ घोषणा पत्र के इस मंच में आज मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला, सीधी सरकार बनानी है, सरकार बन रही है, सरकार को कोई रोक नहीं सकेगा। मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे। हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट और हमारा लीडर केवल एक है। अभय चौटाला, हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता। उम्र 51 साल, राजनीति विरासत में मिली। दादा देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे। पिता ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। सिरसा में जिला परिषद स्तर की राजनीति से शुरुआत। पहली बार साल 2000 में विधायक बने। 2009 में एलनाबाद से विधायक चुने गए। जमीन से जुड़े नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले अभय चौटाला का नाता खेल की दुनिया से भी गहरा है। अभय चौटाला हरियाणा के मशहूर वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के चेयरमैन रहे। अब अभय चौटाला पर जिम्मेदारी है हरियाणा के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की नैया पार लगाने की। जिम्मेदारी एक और भी है, वो ये है कि भ्रष्टाचार के केस में सजा पा चुके पिता और बड़े भाई के बिना जनता में भरोसा पैदा करने की। हमारी पार्टी अकेली मेजोरिटी में आएगी। हम 60 से ऊपर सीट जीतेंगे। अभय चौटाला साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और हरियाणा की जनता को बताएं कि इंडियन नेशनल लोकदल को फिर क्यों सत्ता दी जाए। सबको मेरा नमस्कार। पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन है और केंद्र में भी लगातार 10 वर्ष तक उस दौरान कांग्रेस का शासन रहा। हम लोग मुख्य विपक्ष के रूप में हरियाणा प्रदेश में हैं और हमने इस 10 साल के दौरान लगातार जहां कहीं भी सरकार ने किसी भी वर्ग की अनदेखी करी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उस वर्ग के साथ खड़े होकर के, जिसके साथ सरकार भेदभाव कर रही थी, जिसकी अनदेखी कर रही थी, उसके साथ खड़े होकर के उसकी मदद करने का काम किया। जहाँ तक सवाल है हमें वोट क्यों देंगे, हरियाणा प्रदेश में जहाँ बिजली को लेकर के लोगों के बीच में दिक्कतें और कठिनाई आई, हमारी पार्टी ने लोगों के साथ खड़े होकर के न केवल संघर्ष किया, बल्कि हमने धरने और प्रदर्शन भी किए। हमने महामहिम से मिलकर के उसका विरोध भी जताया और विधानसभा में भी सरकार को पूरी तरह से इस इशू पे घेरने का काम किया। जहां हरियाणा प्रदेश एक वक्त में इस बात के लिए मशहूर था कि हरियाणा प्रदेश में दूध दही के नाम से जाने जाने वाले प्रदेश पे जब इस किस्म के लाछन लगे, जब ये कहा गया कि हरियाणा प्रदेश आज बलात्कारियों का प्रदेश बन गया, जब कानून व्यवस्था का दिवालिया हरियाणा प्रदेश में पिट रहा था, तब हमारी अकेली पार्टी थी हरियाणा प्रदेश में जिसने इस इशू को लेकर के पूरे प्रदेश में धरने और प्रदर्शन किए, सरकार को घेरने का काम किया
और हमने उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने जहां किसान की सरकार ने अनदेखी करी, किसान का अनाज अगर कहीं मंडियों में सड़ रहा था, सरकार उसको खरीद नहीं रही थी, हमारी पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने जाकर के और व्यापारी मंडियों में जाकर के जो सरकारी परचेज करने वाले लोग थे उन लोगों को जाकर के उनकी घेराबंदी करी और इस बात का प्रेशर बढ़ाया कि जल्दी से जल्दी किसान की फसल को खरीदा जाए और किसान को उसका उचित मूल्य दिया जाए। इस तरह से और भी जो इशू हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसे आए, हमने डट करके उसका विरोध किया और विरोध जो हमने किया वो बड़े ही अच्छे तरीके से विरोध किया। हमने कहीं भी किसी भी सरकारी मशीनरी का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए तो हमने उसको भी रोका। हमारी पार्टी को वोट इसलिए मिलेगा कि जिस तरह से किसान की आज बेशम कीमती जमीन को मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने कौड़ियों के भाव बेचने पे मजबूर कर दिया। आज जिस गुड़गांव में आप और हम खड़े हैं, इस गुड़गांव के आसपास के इलाके के किसान की जमीन की कीमत आज करोड़ों रुपए में, एक एक एकड़ जो है 10 करोड़ से लेकर के 50-50 करोड़ रुपए एकड़ तक का मूल्य है। उन किसानों को इस सरकार ने दफा 4 और 6 के नोटिस दे करके कौड़ियों के भाव बेचने पे मजबूर किया। जब किसान ने इसका विरोध किया तो फिर सरकार ने उनकी जमीन को जबरन लेने के भी प्रयास किए। हमारी अकेली पार्टी थी जिसने इन सब चीज़ों का डट करके विरोध किया और हमने किसान को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि आपके साथ जहां कहीं सरकार कोई आप पे दबाव बनाएगी या सरकार आपके साथ कहीं कोई ज़बरदस्ती करेगी, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ आकर के खड़ा होगा और 100% हम तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आपको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिलेगा। अभय जी, मैं गुजारिश करूंगा आप प्लीज यहाँ बैठें और हम अब यहाँ मौजूद जो वरिष्ठ लोग हैं उनके सवाल लें। लेकिन एक सवाल जो आपसे लगातार पूछा जा रहा है और जो चुनौती भी है आपके सामने सबसे बड़ी, जिसकी बात बार बार होती है, वो है ये। 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा हुई है। दोनों नेताओं को जेल हुई, दोनों चुनाव प्रचार से दूर हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे हरियाणा की जनता को भरोसा दिला पाएंगे चौटाला और उनके बेटे। हुड्डा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले चौटाला कैसे अपने भ्रष्टाचार को गलत साबित करेंगे? हमारी पार्टी का एक फैसला है कि हम अपने पार्टी में सत्ता आने के बाद, सरकार में आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारा फैसला रिजर्व है। हमें कोर्ट पे भी और परमात्मा पे दोनों पे भरोसा है और हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर रखा जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी सजा आज भुगत रहे हैं। जनता को ये तो बता दें कि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कितने केस चल रहे हैं और क्या आरोप लगे हुए हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार में सबसे बड़ा मुद्दा भी भ्रष्टाचार ही है। आईएनएलडी से विरोधी भी पूछ रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार के कारण बीजेपी ने आईएनएलडी से पिंड छुड़ाया? क्या डीएलएफ लैंड स्कैम चौटाला सरकार की देन है? 2003 में चौटाला सरकार ने ही दी थी डीएलएफ को जमीन। भ्रष्टाचार और हुड्डा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अफसरों का आईएनएलडी ने साथ क्यों नहीं दिया? चौटाला राज से आज भी क्यों डरती है हरियाणा की जनता? एक और बड़ा सवाल जो आईएनएलडी से पूछा जा रहा है वो ये कि पार्टी का एजेंडा विकास है या बदलाव। बात बारी बारी से कही जाती है और लगातार मुझे आज 20 महीने हो गए इसी एक इशू को फेस करते हुए। हमेशा ये चर्चा होती है जहां कहीं भी प्रेस के साथी मिलते हैं कि चौटाला साहब जेल में है, अजय सिंह जेल में है। इन हालात में पार्टी को आप कैसे आगे लेकर के जाएं? और जब साथ में ये कहते हैं कि आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है, तो मैं उन साथियों से एक बात जरूर पूछता हूं कि हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बना, वो कब बना? इस बात का मेरे ख्याल शायद सब साथियों को जानकारी नहीं। आप भी जितने लोग बैठे सारे कोई जर्नलिस्ट हैं, कोई टीवी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कोई
अखबार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेट थी, किस डेट में कैसे ये सारी चीज़ें हुई, मैं अगर उसको ज़्यादा विस्तार से जाऊंगा तो आपको लंबा सवाल लगेगा मेरे को। मैं आपको एक सीधी सीधी बात इसमें बता देता हूँ। चौटाला साहब और अजय सिंह के खिलाफ कहीं कोई एक नए पैसे का लेन देन का मामला नहीं है। जो कोर्ट का फैसला है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, अजय सिंह चौटाला ने, शेर सिंह बड़शामी ने किसी से एक नया पैसा इस मामले में नहीं लिया। दूसरा, इसके अंदर एक चीज और भी है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उनके ऊपर यह आरोप भी कहीं नहीं लगता कि उन्होंने कोई एक किसी व्यक्ति को जो इनके परिवार का सदस्य है या कोई हमारा कोई दूर नजदीक का रिश्तेदार है, हमने उस किसी को जॉब नहीं दी। ये जो 3206 टीचर लगाए थे, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो चौधरी बंसीलाल की 99 की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उन्हीं लोगों को हमने नौकरी देने का काम किया। अभय जी नमस्कार, मेरा नाम दिबांग है। देखिए, इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं न मैं खाता हूं न खाने देता हूं। हम देख रहे हैं कि हरियाणा में बहुत बड़ा और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है। वहाँ जो मौजूदा सरकार है उस पर तरह तरह के आरोप हैं। आप जब बात करते हैं यहाँ मंच पर खड़े होकर घोषणा पत्र कार्यक्रम में, तो आप जब बोलते हैं कि क्यों वोट देना चाहिए, आप भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार शब्द आपने बोला ही नहीं वहाँ मंच से खड़े होकर। क्या उसकी वजह यह है कि भाई आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता जेल में हैं और ये वो सीबीआई की इंक्वायरी के बाद हुआ है जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के ज़माने में ऑर्डर की गई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से आपको उस पर वो मिला। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों को कैसे भरोसा दिलवाएंगे कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, उस पर आपकी पार्टी कुछ कर पाएगी? आप ये कैसे लोगों को, हरियाणा के लोगों को भरोसा दिलाएंगे? दिवांग साहब, आपको तभी तो मैं कह रहा था कि मैं अगर इसकी सारी डिटेल में जाऊंगा तो लंबा सवाल हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि आप भरोसा लोगों को कैसे दिलवाएंगे कि आईएनएलडी आपके नेतृत्व में आईएनएलडी भ्रष्टाचार से लड़ पाएगी? आप लोगों को, आम लोगों को कैसे भरोसा दिलवाएंगे? आम लोगों को हमारी पार्टी के ऊपर इस बात को लेकर के पूर्ण भरोसा है। जब भी हमारी पार्टी सत्ता में आई, चाहे वो चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में आई और चाहे वो चौटाला साहब के नेतृत्व में सत्ता में आई, हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा। और अंकुश लगने के साथ साथ हमने उसका एक तरीका निकाला था ताकि आम लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि ये सरकार भ्रष्टाचार पे रोक लगाने वाली सरकार है। सुनिए, आप मेरी बात तो सुन ले कम से कम। अबे जी, आपको भरोसा नहीं है खुद पर, वरना आप मंच पर यहाँ खड़े होकर भ्रष्टाचार से लड़ूंगा बोलते तो सही। मैं आपको भरोसे की बात बताता हूँ। हमारी पार्टी की जब सरकार थी, हमने कैसे लोगों में इस बात को लेकर के विश्वास पैदा हो कि हम भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। हमने इसके लिए सबसे पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करे। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ने इस किस्म का कोई भी एक प्रोग्राम नहीं करा जिसकी वजह से सरकारी अधिकारी को खुले के अंदर बैठ करके लोगों की समस्याएं सुननी पड़े। हमने सरकार आपके द्वार हर डिस्ट्रिक्ट में और महीने में 4 दिन फिक्स करवाए कि आप गांव के अंदर जाओगे, बड़े गांव में बैठोगे और वहां आस पड़ोस के गांव के लोगों को बुला करके उनकी समस्याओं को सुनोगे, ताकि वहां पे कोई छोटा मोटा अधिकारी किसी से एक पैसे की डिमांड ना कर। पर आप जब अपना ओपनिंग कमेंट करते हैं उसमें भ्रष्टाचार के बारे में आप बिल्कुल गोल हैं। आप एक भ्रष्टाचार शब्द तो आप बोलते ही नहीं। क्या आप चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते भ्रष्टाचार को, क्योंकि उस पर आपको जवाब देना मुश्किल है? नहीं, मुझे क्या मुश्किल है? मैंने आपको भी सीधा सीधा बताया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर जो आप कहते हो कि भ्रष्टाचार का आरोप है, कांग्रेस सरकार पर भी यही आरोप है, सबसे बड़े आरोप हैं। आप में से कोई भी एक साथी खड़ा होकर के ये कह दे, मैं उस बात को स्वीकार कर लूंगा। कोई एक ये बता दे कि हमारे खिलाफ जो केस बना और जिस केस के अंदर 10 साल की सजा हुई, ये भी इतिहास में पहली दफा हुआ है बीजेपी किसी इस तरह के केस में किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई गई हो। ये फर्स्ट टाइम है। आप किसी भी अच्छे एडवोकेट से और किसी भी रिटायर्ड जस्टिस से जाकर के पूछ लें, क्या इस तरह के केस में किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा दी जा सकती है क्या? बीजेपी हमने जो बात कही थी, हमने जो आरोप लगाया था उस वक्त में, वो आरोप आज हमारे सिद्ध हो गए। हमने बड़ा खुल करके ये कहा था कि सीबीआई और सरकार ने मिलकर के कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है। कहीं ना कहीं कोर्ट गुमराह हुई है और हमने ये कहा था कि ये सीबीआई के साथ मिले हुए। ये चीज आपकी सुप्रीम कोर्ट की वजह से
आज प्रूव हो चुकी है कि हमारा मुख्यमंत्री 2 दफा जाकर के डायरेक्टर सीबीआई के घर पे उससे मिलकर के आया। मैं आपके माध्यम से और आपसे भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आपसे मिले तो उससे पूछना कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का सीबीआई के डायरेक्टर के पास क्या ऐसा काम था जिसकी वजह से उसको उसके घर पे जाना पड़ा। ये केवल मात्र एक इशू था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को किस तरह से जेल में रोका जा सके। चौटाला जी, मैं अरविंद हूँ, एबीपी से जुड़ा हुआ। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आप अपनी सफाई दे रहे हैं और हुड्डा जी के बारे में ये प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है कि हराम है उनके लिए तो पैसा लेना, बीजेपी का सत्ता से कोई लेना ही देना नहीं 20-25 साल से, तो हरियाणा में करप्शन कोई इशू बनेगा कि नहीं बनेगा? महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बनता दिख रहा है, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होता, तो क्या हरियाणा भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है और यहाँ कोई मुद्दा ये नहीं बनेगा? आपको फिर शायद मेरी बात से ये लग रहा होगा कि मैं इस बात से कहीं भटक रहा हूँ। मैंने आपके सामने किताब रखी हुई है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। जो किताब केवल और केवल हमने इस मौजूदा सरकार के खिलाफ, जो इसने भ्रष्टाचार में जो जमी अपने नाखून से लेकर के सर के बाल तक जो लिप्त है, हमने उसकी एक एक चीज इस किताब में छाप करके दी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तब आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि हमने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के हम कितने सीरियस हैं। हमने जो आरोप लगाए हैं वो कोई छोटे आरोप नहीं है, इसके अंदर सारी बातें हमने प्रूफ के साथ दी है ताकि किसी भी आदमी से कोई चीज छुप ना सके। देखिए, ये पहली बार है कि कोई पार्टी जिसके नेता अपराधी बने हो उन्होंने आरोप पत्र बनाया है, वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। तो मुझे लगता है कि ये विडंबना है। क्या आपने कहा कि आपके मामले में पैसों की लेन देन नहीं हुई, हालांकि सीबीआई के वेबसाइट पे दिया गया है कि 4-4 लाख रुपए की घूस दी गई। शायद आप इसको चैलेंज कर रहे हैं। मेरा सवाल, मैं चैलेंज नहीं, ये भी अगर आपने कहीं से देखी है तो सीबीआई की वेबसाइट पर है और हाईकोर्ट ने भी कोर्ट ने भी इसको मान्य दिया। कोर्ट का आदेश आपने फिर मेरे ख्याल से पढ़ा नहीं होगा। कोर्ट के आदेश नहीं, जिस जज ने हमें 10 साल की सजा के लिए उसने अपने ऑर्डर में लिखा है। फिर आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा। उस ऑर्डर में उसने साफ लिखा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, अजय सिंह चौटाला ने और शेर सिंह बड़शामी ने किसी से कोई एक नया पैसा नहीं लिया। सवाल ये नहीं है, सवाल अलग है। पिछले सप्ताह यहाँ पे हुड्डा साहब भी थे। हुड्डा साहब ने बताया कि आप मालिक बने फेडरेशन के, पर उनके आने के बाद गोल्ड मेडल मिले। आप लोगों के सरकार में नौकरियां का ऐलान हुआ, पर नौकरियां मिली भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी को। तो प्रॉब्लम ये है और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आपका शीर्ष नेतृत्व जेल जा चुका है, क्या अभय सिंह चौटाला को भय है कि ये चुनाव उसके अस्तित्व की और वजूद की लड़ाई है हुड्डा के खिलाफ? मैं पहली बात तो जो आपने कहा 4 लाख रुपए की बात करी, वो बात 100% निराधार है। उस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये आप कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ करके देखिए। उस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका कहीं एक पैसे का लेन देन नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि इन्होंने ना किसी अपने परिवार के सदस्य को, ना किसी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमें तो आज तक ये बात, मुझे नहीं, मैंने अनेक लॉयर से मिलकर के इस इशू पे बात करी है और जिस किसी ने भी हमारे ऑर्डर को पढ़ा है उसने बड़ा साफ कहा है कि हम इस बात को लेकर के बड़े हैरान हैं कि आपको 10 साल की सजा कैसे हुई। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी को भी, मैं चौटाला साहब की, अजय सिंह की बात नहीं कर रहा, अनेक इस तरह के मुकदमे कोर्टों में चल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आज तक 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई। 10 साल की सजा का मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। यहाँ कुछ एडवोकेट भी मौजूद हैं। ये कानून में क्या इस तरह ये हैरानी की बात है जो अभय जी बोल रहे हैं? अभय जी पूछ लें आप। अभय जी नमस्कार, मैं कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट हूँ, बार का पूर्व प्रेसिडेंट रहा हूँ गुड़गांव का। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके समक्ष। आपने अभी कहा कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनसे मुख्यमंत्री जी मिले। विषय इस बात का है कि आपको विश्वास किसमें है? क्या सीबीआई की जांच पर आपको संदेह है या सीबीआई ने आपके साथ गलत किया उसके बाद न्यायालय में? एक मिनट, मेरी बात पूरी सर मेरी बात पूरी जाना दीजिए। न्यायालय के अंदर मामला गया, क्या आपको न्यायपालिका के ऊपर संदेह है? मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको इस देश की कानून में विश्वास है? न्यायपालिका पे रत्ती भर भी संदेह नहीं है, लेकिन जहां तक सीबीआई का सवाल है, सीबीआई जो है उस वक्त में, आज सीबीआई कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये मोदी जी पे डिपेंड करता है।
जिन लोगों ने इस इशू को लेकर के इस देश के अंदर बड़ा बवाल मचाया था कि हम सीबीआई को इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाना चाहते हैं, वो लोग इस पर क्या फैसला करते हैं कल की बातें हैं। लेकिन आज तक, जब तक कांग्रेस का राज था, सीबीआई जो थी वो कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। उस सीबीआई को आपने देखा नहीं, बहुत से ऐसे फैसले उस दौरान आए, जगन रेड्डी जैसे व्यक्ति को उनका सवाल है कि फैसले तो अदालत ने दिए ना, सीबीआई ने फैसले तो अदालत ने दिए, या तो आप मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये भी तो अदालत पे सवाल उठाइए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक निचली अदालत अगर कोई गलत फैसला कर देगी तो आदमी को उम्मीद बचती है कि मैं ऊपर की अदालत में जाऊंगा और वहां फैसला मेरे हक में हो जाएगा। और हमें पूर्ण अदालत पे विश्वास है, 100% जिस दिन हमारा फैसला आएगा हमें पूर्ण न्याय मिलेगा। हमें बहुत थोड़ा सा, मैं अशोक वानखेड़े बोल रहा हूँ, एबीपी से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगा जब आप कहते हैं कि हमें कोर्ट में विश्वास है और सर्वोच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा विश्वास है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक डीएलएफ को दी हुई ज़मीन को लेके जो आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है उनका आवंटन आपके सरकार के द्वारा किया गया था। उस मामले में क्या आप अपने आप को दोषी पाएंगे या आपको फिर कहीं ना कहीं किसी ने गुमराह करके रखा हुआ है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट में इशू गया है, ये इशू हम लेकर के गए। ये कोई एक गांव की जमीन का मामला नहीं है, 8 गांव की जमीन का इशू है। हमारे वक्त में जो कोई भी जमीन एक्वायर हुई, हमने किसी भी दूसरी एजेंसी को वो जमीन दी नहीं। हमने जमीन जिस पर्पज के लिए एक्वायर करी थी उसी पर्पज के लिए रखी थी। हुड्डा साहब की गवर्नमेंट बनने के बाद ये जमीनें उन्होंने, चाहे वो HSIDC के लिए एक्वायर की गई थी और चाहे वो कोई हुड्डा डिपार्टमेंट के लिए एक्वायर की गई थी, इन्होंने उस जमीन को 3 लोगों को बुला करके, और 3 में से भी 2 ऐसे लोग आए जिनके पेपर जो है कंप्लीट नहीं हुए। 2 एजेंसियां ऐसी थी जो इसको फुलफिल नहीं कर रही थी, उनको बाहर कर दिया और अकेले डीएलएफ को सौंपने का काम कर दिया। ये उस वक्त का इशू है, हमारे वक्त का नहीं। हमारे वक्त में एक्वायर हुई है, हम ये नहीं कहते कि हमारे वक्त में एक्वायर नहीं हुई, लेकिन जिस पर्पज के लिए एक्वायर करी थी हमने पर्पज वही रखा था। इन्होंने पर्पज बदल करके वो जमीनें आगे देने का काम किया। हमने इस इशू को हाई कोर्ट में भी, इसको विधानसभा में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी हम ही लेके गए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं गया हुआ। चौटाला जी, मैं अभिजीत भट्टाचार्य, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट हूँ। आपका अगर सत्ता आपको मिल जाता है तो आप खेमका साहब को कहाँ रखेंगे और उसके बारे में आपका क्या विचार है? अभी तो खेमका जी केंद्र की सेवाएं ले रहे हैं, हमारी सरकार बनने के बाद तय करेंगे कि खेमका जी से कौन सी सेवाएं लेनी है। आपके जमाने में भी उतने ही ट्रांसफर हुए जितने हुड्डा साहब के जमाने में हो रहे थे उनके? देखो, अधिकारियों के ट्रांसफर होते रहते हैं, ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमने किसी को प्रताड़ित नहीं किया। हुड्डा साहब ने तो टारगेट बनाए। वो यही कहते हैं कि या उनके जो समर्थक हैं, खेमका जी से पूछ करके देख ले कि हमारी समय में खेमका जी को किसी किस्म की कोई तकलीफ रही थी? अकेले खेमका जी नहीं, हमारे वक्त में तो जो चौधरी बंसीलाल के वक्त में जिन अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणियां थी चीफ मिनिस्टर की, हमने तो उनको भी खत्म किया था कि अधिकारी को अगर इस प्रेशर में रखोगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। हमने उनको कहा कि आप काम करो, आप प्रदेश से तनख्वाह लेते हो, प्रदेश के लिए काम करके दिखाओ। चौटाला साहब, मैं कर्नल राठौर हूँ। मेरा सवाल राजनीतिक समीकरणों के ऊपर है। हरियाणा में बीजेपी ने आपकी उंगली पकड़ के, मतलब INLD की उंगली पकड़ के चलना सीखा। क्या कारण था उन्होंने आपसे किनारा कर लिया जनरल इलेक्शंस के टाइम पे? दूसरी चीज, जो लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे थे और वोट परसेंटेज था, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस में एक हंग असेंबली के संकेत हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल किससे सपोर्ट लेना पसंद करेगी या किसको सपोर्ट देना पसंद करेगी? आपने जो किनारे वाली बात करी, राजनीति के अंदर कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं है। हालात के हिसाब से लोगों के समझौते होते हैं, लोगों के गठबंधन होते हैं, राजनीतिक दल आपस में जुड़ते और बिखरते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करती थी तब तक हमारे साथ खड़ी रही, तब तक वो हमारे कंधे का सहारा लेती रही। अब इस लोकसभा के चुनाव के बाद हो सकता है उनको कहीं कोई बड़ी गलतफहमी होगी, इसलिए उन्होंने अपना कोई नया अपना अलग रास्ता अपना लिया होगा। रही बात दूसरी जो आप कह रहे हो कि अगर आप कहीं सीटों में कम रह जाओगे तो किसके साथ गठबंधन करोगे, किसको साथ लोगे, ये सवाल जो आपने किया है ये अगर वाली बात रहेगी नहीं। हम अकेले अपने बलबूते पे 60 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे। आप कह रहे हैं उनको गलतफहमी हो गई होगी लोकसभा चुनावों की वजह से। अगर ये गलतफहमी न होती
और आपके पास आते तो आप स्वागत करते? अगर हमारे पास वो चल करके आते हैं हरियाणा के हित की लड़ाई में, अगर वो कहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए, तो हम 100% उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी अच्छे संबंध हैं और आगे भी हमारे उनके साथ अच्छे ही संबंध रहेंगे। ये चुनाव तक के इश्यूज हैं और चुनाव में ये मान करके चलो, जब दो लोग आमने सामने लड़ते हैं तो फिर तो विरोध भी करना पड़ता है। कांग्रेस का मैं आपको बड़ा खुल करके बता देता हूं, इस देश के अंदर दो ही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से आज तक कभी हाथ नहीं मिलाया। इवन भारतीय जनता पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने भी इस किस्म के बयान दिए। हमारे जब पिछला 2009 का चुनाव हुआ असेंबली का, उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी से हमारा समझौता खत्म हुआ था और आडवाणी जी ने फरीदाबाद की जनसभा में ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दो तो कांग्रेस को दे देना। उन्होंने भी कहीं ना कहीं हाथ मिलाया, लेकिन हमारी दो राजनीतिक दल इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी से हाथ नहीं मिलाया। एक श्रोमणी अकाली दल है और दूसरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। चौधरी साहब, मैं शेष नारायण सिंह हूँ, देशबंधु अखबार में नौकरी करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से इस मामले में राय कर ली है कि जो अभी आप ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलके आप सारा खेल करेंगे, आपका कोई उनसे झगड़ा नहीं है? क्या नहीं। आपका और बीजेपी का गठबंधन की संभावना क्या बिश्नोई की जगह पे आप रिप्लेस करने वाले? आप सवाल को फिर घुमा रहे हो। मैंने आपसे बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमारा और भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन या कोई समझौता नहीं है। बात ताल्लुकात की हो रही थी। ताल्लुकात का जहां तक सवाल है, आज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे ताल्लुकात है। मैंने ये बात कही थी, ना कि मैंने जो आप कह रहे हो वो बात कही थी। तो इसमें बीजेपी की जब बात आती है तो एक सवाल ये सबके मन में आता है जो लोकसभा चुनावों के नतीजे लोगों ने देखे उसके बाद, और वो है ये हरियाणा से आए हुए मेरे बुजुर्गों, क्या मोदी का मैजिक फिर चलेगा? क्या हरियाणा में लोकसभा चुनाव जैसा जादू फिर दिखेगा? क्या बीजेपी हरियाणा में चमत्कार करेगी? कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर आईएनएलडी के नेता चौटाला तक सबके सब सोच में हैं कि मोदी की लहर की काट क्या है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, चौटाला की आईएनएलडी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी संगठन में नया जोश भरा हुआ है और वो विधानसभा चुनाव भी मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं। आईएनएलडी के लिए राहत की बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित पार्टी चुनाव से पहले एनडीए से नाता तोड़ चुकी है। कांग्रेस के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है। कभी चौटाला एनडीए के साथी हुआ करते थे, लेकिन वो भी अब साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ अब वो नहीं जाएंगे। एक सवाल और भी है कि आईएनएलडी सीएम उम्मीदवार के तौर पर किस चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल है मोदी जी की लहर की बात का, ये लहर थी लोकसभा के चुनाव की। उसका भी एक बड़ा कारण था। उस वक्त में इस देश के अंदर केवल 2 चेहरे दिखाए जाते थे, चाहे वो कोई टेलीविजन पे था, चाहे वो रेडियो में था, अखबार की सुर्खियां थी। उनमें 2 चेहरों के नाम लिए जाते थे कि इन दोनों में से किसको देश का प्रधानमंत्री चुनना है। एक तरफ राहुल जी का नाम था, दूसरी तरफ मोदी जी का नाम था। तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति या कोई तीसरा ऐसा फ्रंट नजर नहीं आ रहा था लोगों को कि लोग उसके साथ जाकर के अपना वोट दे देते। इसलिए लोगों ने राहुल की तुलना में मोदी जी को मजबूत माना और अपना वोट मोदी जी के पक्ष में डाल करके उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया।
हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये विधानसभा का चुनाव है, ये मुख्यमंत्री के तौर पे कौन आएगा? आपकी तरफ से कौन आएगा? हमारी तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आएंगे। आप पूछो मेरे से, पूछो श्री, मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। 10 साल वाला का कैसे मैनेज करेंगे? सब व्यवस्था हो जाएगी। 10 साल के सजा पर तो प्रतिबंध है सर। अरे आप मुझे एक चीज बताएं, आपने 1 मिनट में ये बात कह दी कि 10 साल की सजा का क्या होगा। हमारा फैसला कोर्ट में रिजर्व है और मान करके चलो, फैसला ज्यादा से ज्यादा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग सकते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। चौटाला जी एक चीज बताइए, इससे ज्यादा समय, 1 मिनट मेरी बात सुन, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हमें परमात्मा और न्यायपालिका पे भरोसा है, हम 100% मान करके चलो, हमारे साथ न्याय होगा। आपने तो ऐसे कह दिया जैसे फैसला आपने करना है और आपने 10 साल अंदर ही रखना है। नहीं, बात ये हो रही है कि घोषणा पत्र प्रोग्राम में आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार बनाओ, आप इस बात के लिए चिंता ना करो। नहीं, चिंता की बात यह है कि मुद्दे आप किस, मोदी कह रहे थे कि हम विकास के लिए खड़े हैं, या भाजपा कह रही थी हम विकास करेंगे। प्रदेश की प्रदेश की आज की तारीख में स्थिति ये है कि 42 लाख नए वोटर हैं जिनकी उम्र 19 से 24 साल है, जिसमें से 8 लाख वोटर ऐसे जो शिक्षित बेरोजगार हैं। आप चार्जशीट की तो इतनी बड़ी पोथी निकाल के देते हैं हमें, पर आप ये नहीं कह रहे कि भाई साहब करेंगे क्या इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के हित में, कि आपका प्लान है क्या? आपने मेरे ख्याल हमारा चुनावी घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। आप इस घोषणा पत्र के आप सुने तो सही। देखो, प्रोग्राम घोषणा पत्र का है और मैं ये मान करके चल रहा था कि आप सब लोग जरूर कहीं ना कहीं हमारा घोषणा पत्र पढ़ के आए होंगे, क्योंकि हमने नेट पे भी डाल रखा है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जब इस प्रोग्राम में आना था तो कहीं ना कहीं नेट पे देख भी सकते थे। चलो, आपने नहीं देखा, एक अलग बात है। मैं क्लियर कर देता हूं कि हम बेरोजगार लड़कों को किस तरह से रोजगार दिलाने का काम करेंगे, हम कैसे अपने बच्चों को शिक्षा का, जिसको हब आज हरियाणा प्रदेश को कहा जाता है, मुख्यमंत्री जैसे कहते हैं, आज शिक्षा के मामले में प्रदेश हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। रोजगार मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उसका तरीका बताता हूं मैं आपको। हमने आज जितने भी गुड़गांव के अंदर जॉब्स हैं, जितने बच्चे आज गुड़गांव में नौकरी करते हैं, आज मेरे ख्याल लाखों बच्चे गुड़गांव में नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन उनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का 8% है, 92% जो है वो बाहर के हैं। जबकि किसी भी स्टेट के अंदर, हमने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम उन प्राइवेट एजेंसीज के साथ बात करके 50% हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को उसमें जॉब दिलवाएंगे। ये सब जगह है। अभय जी, ये तो राज ठाकरे वाली भाषा बोल रहे हैं आप। ये तो आप राज ठाकरे जी वाली भाषा बोल रहे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो भी तो शिक्षित हैं। अरे भाई, शिक्षित तो हैं, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश के तो उसमें 8% हैं। उनको कहीं ना कहीं तो इग्नोर किया हुआ है। रोजगार पैदा क्या करेंगे, विषय इस बात का नहीं, उनको कहीं ना कहीं तो इग्नोर किया गया है। सारी फैसिलिटीज हम देते हैं, नौकरी कोई और दूसरा करे। नहीं, कोई किसने किया है? गुड़गांव का अगर नहीं, आप मुझे एक चीज बताए ना, आप गुड़गांव में सारी फैसिलिटीज गुड़गांव वालों से, हरियाणा वालों से ले लो। और जाकर के जहाँ कोई टैक्स देने की बात हो दिल्ली में दे आओ। मेरे बड़े भाई साहब, मैं आपको देख रहा हूँ, आप बड़े पानी हमारा, बिजली हमारी, बिल्डिंगें हमारी, सड़कें हमारी। आपकी सरकार ने गुड़गांव के अंदर ऐसा क्या किया जो नौजवान को रोजगार मिलेगा? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे। हमारी सरकार ने पीछे, जब हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो बेरोजगार बच्चे थे, हमने उनको बेरोजगारी भत्ता दिया था। और अब भी अपने मैनिफेस्टो में ये बात हमने लिखी है कि सरकार आने पे जिस किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, हम उसको 8,000 रुपये, जो ग्रेजुएट है उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं शशिकांत शर्मा, पढ़ लें पहले अच्छी तरह से। मैं शशिकांत शर्मा आपसे जानना चाहता हूं कि आपके घोषणा पत्र में जातिगत आरक्षण पर क्या विचार हैं? क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या मेरिट बेस्ड हरियाणा नहीं होना चाहिए? हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी हमारा एक बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। हम पहले दिन से इस बात के हकदार हैं कि इस पूरे देश के अंदर आरक्षण जो है केवल और केवल आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर आरक्षण दिया जाए तो उसकी आर्थिक हालत क्या है, सबसे बड़ा पैमाना वही होना चाहिए। हम इसी के ही पक्षधर हैं, हम किसी जाति विशेष के पक्षधर नहीं है।
अभय जी, मैं अनिल आर्य गुड़गांव से। आपके जो टिकट वितरण हुआ उसके बाद पूरे प्रदेश में विद्रोह हुआ है, काफ़ी लोग आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, जबकि अब से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। माना यह जा रहा है कि आप दोनों भाइयों के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो राजनीतिक विरासत है उसको लेकर तनाव है, जैसे आपके पिता और चाचा के बीच में था। इसमें सच्चाई क्या है? दूसरा, आपका बड़ा दुश्मन कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? मुझे तो आप नजर आ रहे हो जो ये कह रहे हो कि आप दोनों भाइयों के बीच में विवाद है। जहाँ तक विद्रोह का सवाल है, आपका सवाल बड़ा ठीक है कि आपकी पार्टी में टिकटें बंटने के बाद विद्रोह हुआ। कितने लोग छोड़ के गए, इस बात की भी जानकारी शायद आपको होनी चाहिए। फिर हमारी पार्टी में केवल 8 लोग गए, 8 में से 3 लोग वापिस आ गए, और हम उन 5 को भी प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी में वापिस आ जाएं। हमारा कोई कार्यकर्ता छोड़ करके नहीं गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का अगर संगठन है बूथ स्तर पे, तो 2,80,000 कार्यकर्ता हमारे बूथ के स्तर के हैं, जिनको हमने आइडेंटिटी कार्ड दे रखे हैं। 30 लाख से ज़्यादा हमारी पार्टी के मेंबर हैं, जिनको हमने पिछले 2 महीने पहले नई मेंबरशिप दी है। कुछ चार्जशीट के ऊपर कार्रवाई कराएंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो 100% अगर हमें कोई आकर के कहेगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो करेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? कोई लूट के किसी व्यक्ति को ये छूट कौन दे देगा कि तू अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठ गया या तू मिनिस्टर बन गया तो तू लूट के खा ले इसको? ये कैसे संभव है? वो अपनी जगह है, विकास अपनी जगह पे है। आपने अभी कहा कि परिवारवाद है कहाँ, लेकिन हरियाणा में भाजपा जो कई चीज़ों पे जो लड़ रही है चुनाव, जिस बात पे, उसमें परिवारवाद से मुक्त करने की बात कर रही है। चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे फिर देवी बंसीलाल जी का परिवार हो, भजनलाल जी का परिवार हो, ये परिवार से ही क्यों नेतागिरी पनपती है? क्यों आम आदमी वहाँ नेता नहीं बन पाता? आपने कह दिया कि भाजपा इसको मुक्त करना चाहती है। भाजपा मुक्त तब करेगी ना जब भाजपा कहीं नजर आएगी। भाजपा की हालत आपको पता है प्रदेश में क्या है? आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुतले इसलिए जलाए जा रहे हैं, उन पे आरोप ये लग रहे हैं कि इन्होंने टिकटें बेच दी। इन्होंने उन लोगों को टिकटें दे दी जिन्होंने 10 साल इस प्रदेश को लूट करके खाया है। आज इन्होंने कांग्रेस से उन लोगों को शामिल कर लिया जिनको इस बात का पता लग गया कि तुम्हारा अब कांग्रेस में रह करके अगर टिकट लेकर के आ जाओगे तो लोग तुम्हारी जमानत तक भी नहीं छोड़ेंगे। तब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ लपके, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो 90 उम्मीदवार भी नहीं है। 43 की लिस्ट आई है, इसमें 26 ऐसे चेहरे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। कल मैं जगदीश मुखी जी को देख रहा था और उनका बयान था, आप ही के चैनल पे चल रहा था। जगदीश मुखी कह रहे थे कि हमने तो एक एक कार्यकर्ता को, अपना जो पार्टी का हमारा कार्यकर्ता रहा है, जिसने पार्टी के लिए काम किया है, जो पार्टी के लिए संघर्ष करता रहा है, उसको टिकट दिया है। तो जब इतने सीनियर नेता इस सफाई के साथ झूठ बोल सकते हैं, तो फिर आम लोग जब उनको देखेंगे और सुनेंगे तो कैसे विश्वास कर लेंगे इन पे? अभय जी, मैं डॉक्टर अंजू रावत नेगी, पेशे से वकील हूं, और बड़े गर्व के साथ कहती हूं कि आप जो 92% की बात कर रहे थे, मैं गुड़गांव में उस 92% का ही प्रतिनिधित्व करती हूं। बाहर से आए हैं, गुड़गांव के विकास में अपनी सहभागिता रखते हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न आधी आबादी की तरफ से है कि अगर आपकी सरकार आती है तो महिलाओं की सुरक्षा और सहभागिता के बारे में आपकी क्या योजना होगी? भ्रूण हत्या ना हो, महिलाएं घर में बाहर में सुरक्षित हों, खाप पंचायतों के इस राज्य में हमें हमारी पहचान मिले। जैसे कि आप इस सभागार में भी देख लें, हमारी स्थिति नगण्य सी है। तो इस बारे में आप मुझे कोई सटीक जवाब दें। हमने भ्रूण हत्या का इश्यू जो है बड़ा करंट इश्यू है, और बहुत टाइम से इस बात पे चर्चाएं हो रही है। बहुत से सेमिनार भी हुए हैं, बहुत से लोगों ने इसमें डिबेट में हिस्सा भी लिया है
इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात डाली, एक फैसला किया है हमने कि इसको कैसे रोका जाए। हमने उसके लिए फैसला किया है कि जिस परिवार के अंदर केवल बेटियां होंगी, हम उन बेटियों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकार में नौकरी में आरक्षण दे करके नौकरी देने का काम करेंगे, ताकि कल को कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी घर में पैदा हो उसको ये ना समझे कि ये मेरे ऊपर कोई बर्डन है, वो उसको इसलिए बड़ा करे कि ये कल को जॉब लगेगी। अभय जी, मैं खाप पंचायतों के राज्य में महिला सुरक्षा पे कोई सटीक आपसे टिप्पणी चाहती हूँ। और हमने इसके लिए एक चीज़ और, आप हमारा मैनिफेस्टो देखना, हमने महिलाओं के लिए 4-5 चीज़ें उसमें लिख करके दी है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम 20% हमारी पुलिस के अंदर महिलाओं की भर्ती भी करेंगे और उनके अलग से पुलिस स्टेशन बनाएंगे। अभय जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हम खापों के डिसिप्लिन से ऊपर उठ पाएंगे? आपकी जो पार्टी है उसका क्या इसमें रहेगा रवैया? आप मुझे एक चीज बताएं भी, खाप पंचायत कहाँ लड़कियों का विरोध करती है? खाप पंचायत ने कहाँ पे विरोध किया है? संदर्भ में पूछती हूँ जहाँ पर की जो है देश के कानून से उठ करके ऊपर खाप पंचायत अपना, उसके लिए भी खाप पंचायत नहीं, उसके लिए भी चंद लोग जिम्मेवार हैं। आप उन लोगों के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी कीमत पे भी नहीं है। हम उन लोगों के साथ क्यों जाएंगे जो इस तरह का गुनाह करेगा? खाप पंचायतों में जो 2-4 लोग गैर जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ आप आईपीसी के तहत मुकदमे दायर करने का वचन आज दे सकते हैं? कोई आकर के कंप्लेंट करेगा पुलिस स्टेशन में, तभी एफआईआर लॉन्च होती होगी। आप इस तरह के उल्टे सवाल करने की बजाय आप कोई ऐसी बात क्यों नहीं करते कि भी ये जो सब चीजें हो रही हैं इनको शिक्षित करोगे कि नहीं करोगे? आप तो छेड़खानी की तरफ चल पड़े। कई अहम सवाल हैं हमारे पास यहाँ पर, और जाहिर है बहुत से लोग सवाल पूछना भी चाहेंगे, लेकिन वक्त कार्यक्रम का यहाँ खत्म होता हुआ। अभय जी, आप हमारे साथ यहाँ आए और आईएनएलडी की तरफ से अपनी बात रखी। इस चुनौतीपूर्ण समय में आईएनएलडी के लिए भी और हरियाणा प्रदेश के लिए भी, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बार कार्यक्रम में आने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। घोषणा पत्र में आज हमारे साथ थे अभय सिंह चौटाला। चुनाव का मौसम शुरू हो चुका है, घोषणा हो चुकी है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की। अगले घोषणा पत्र में मिलते हैं हम एक और नेता के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।